हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो इंटरनेट और ईमेल को रहकर रहने वाली है। आज की क्लास में हम इंटरनेट और ईमेल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास भी हमारी अन्य क्लासों की तरह बहुत शानदार रहने वाली है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र में सेव की गई इंटरनेट फाइल को खोजने के प्रयास में आप निम्न में से किस एक्सटेंशन वाली फाइलों को खोजेंगे? यानी वेब ब्राउज़र में जब सेव की गई फाइल है कोई इंटरनेट की, उसको खोजने के प्रयास में आप कौन से एक्सटेंशन वाली फाइलों को खोजेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, EXE, डॉक्यूमेंटेक्स, MP3, HTML। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आप वेब ब्राउज़र में कोई फाइल इंटरनेट की सेव की गई है, उसको खोजने के लिए आप एक HTML एक्सटेंशन वाली फाइल को खोजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के पास रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। यानी कोई एक्स व्यक्ति है, उसके पास रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह रिपोर्ट को वाई के कंप्यूटर में ले जाकर प्रिंट करना चाहता है। तो एक्स को अपनी रिपोर्ट को कहाँ सेव कर सकता है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। यानी एक्स के पास कोई प्रिंटर नहीं है, वो अपनी फाइल को वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है जहां वह उसको प्रिंट करना चाहता है। तो वो किस में लेके जाएगा? वो पेन ड्राइव में लेके जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव क्या है? एक पोर्टेबल डिवाइस है। यानी उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसाइकिल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है? वायरस को हटाना, बैकअप लेना, फाइलों को इनक्रिप्ट करना या डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखना। तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है, जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से रखना। ऑप्शन नंबर बी, डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से रखने का कार्य कौन करता है? रिसाइकिल बिन। यानी हम कोई फोटो या फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? वो रिसाइकिल बिन के अंदर चली जाती है। जब हम रिसाइकिल बिन में जाकर भी उसको डिलीट कर दें तो वो वापस परमानेंट डिलीट हो जाती है। वैसे फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नीचे लिखा हुआ है देखो, शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी से फाइल अस्थायी रूप से हट जाती है। शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी से फाइल अस्थायी रूप से हट जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार में सिस्टम ट्रे किस लिए उपयोग होती है? हमारे कंप्यूटर में एक हमें दिखाई देती है टास्क बार, उसमें सिस्टम ट्रे होती है, वो किस लिए होती है? यानी टास्क बार में सिस्टम ट्रे किस लिए होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में देखो, टास्क बार की सिस्टम ट्रे में क्या दिखाई देता है? हमें समय दिखाई देता है, ध्वनि यानी वॉल्यूम का बटन दिखाई देता है, और बैटरी आइकन दिखाने के लिए यूज होती है। यानी टास्क बार में जो सिस्टम ट्रे होती है वो समय यानी टाइम, वॉल्यूम और बैटरी का आइकन दिखाने के लिए यूज होती है। ये टास्क बार कहाँ होती है? ये हमारे कंप्यूटर में नीचे की साइड में होती है। देखो, टास्क बार में विंडोज आइकन स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए होता है। विंडोज आइकन क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू और विंडोज आइकन होता है जो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए होता है। टास्क बार कंप्यूटर में स्क्रीन के नीचे के भाग पर स्थित होती है। आपने जब कंप्यूटर में देखा होगा तो उसके नीचे टाइम आता है, वॉल्यूम वाला आता है और बैटरी आइकन आता है, विंडोज आइकन, स्टार्ट मेन्यू दिखता है आपको। यानी ये सब जहां आते हैं उसको बोलते हैं टास्क बार। तो उसकी जो सिस्टम ट्रे होती है उसमें टाइम, वॉल्यूम और बैटरी आइकन दिखाने के लिए होती है। क्विक लॉन्च बार टास्क बार का ही भाग होती है। एक होती है क्विक लॉन्च बार, वो भी किसका भाग होती है? टास्क बार का ही भाग होती है। आप समझ गए होंगे टास्क बार को। टास्क बार कंप्यूटर में स्क्रीन के नीचे के भाग पर स्थित होती है,
उसमें एक सिस्टम ट्रे होती है जिसमें समय, ध्वनि और बैटरी आइकन दिखाने के लिए होती है, और क्विक लॉन्च बार टास्क बार का ही भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल बार। एक होती है टाइटल बार। टाइटल बार में कौन कौन से बटन मौजूद होते हैं? नीचे की साइड तो हमने पढ़ी टास्क बार, अब ऊपर की साइड एक होती है टाइटल बार। तो टाइटल बार में कौन कौन से बटन मौजूद होते हैं? तो उसमें होते हैं, एक तो होता है मिनिमाइज का बटन, एक होता है मैक्सिमाइज का बटन, एक होता है क्लोज का बटन। यानी उसमें 3 बटन आते हैं ऐसे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन आता है। तो टाइटल बार में कौन कौन से बटन मौजूद होते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब देखो, टाइटल बार विंडो का शीर्ष भाग होता है, यानी टास्क बार तो नीचे थी और टाइटल बार ऊपर होती है, जहां वर्तमान दस्तावेज या प्रोग्राम का नाम दिखता है। यानी हम जो दस्तावेज खोल के रखते हैं या जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसका नाम कहाँ दिखता है? टाइटल बार में दिखता है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और या रिस्टोर या क्लोज का बटन होता है। उसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। टाइटल बार यह है जीयूआई। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक हिस्सा है। टाइटल बार जीयूआई का ही एक हिस्सा है। आगे चलते हैं, आप टास्क बार और टाइटल बार को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है उसका मुख्य कार्य होता है फोल्डर और फाइल का प्रबंधन करना। यानी फाइल और फोल्डर का मैनेजमेंट का कार्य किसका होता है? विंडोज एक्सप्लोरर का होता है। देखते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर को अब फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। यह फाइलों और फोल्डर को ब्राउज, खोलने, कॉपी पेस्ट, डिलीट और ऑर्गेनाइज करने का टूल है। विंडोज प्लस ई शॉर्टकट से तुरंत खोला जा सकता है। यानी विंडोज एक्सप्लोरर को डायरेक्ट कैसे खोल सकते हैं? विंडोज प्लस ई। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल और फोल्डर का मैनेजमेंट कार्य देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नया फोल्डर बनाते समय तुरंत नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है? अलर्ट दबाया जाता है, ESC दबाई जाती है, कंट्रोल दबाया जाता है या F2 दबाया जाता है। यानी नया फोल्डर बनाते समय उसका नाम को रीनेम करना है तो क्या किया जाता है? हमने पढ़ा था F1 से F12 तक 12 फंक्शन की, उसमें हमने पढ़ा था F1 तो क्या था? हेल्प। और F2 क्या पढ़ा था? रीनेम के लिए। यानी फाइल और फोल्डर का रीनेम करने के लिए क्या दबाया जाता है? F2 बटन दबाया जाता है। अब फाइल और फोल्डर बनाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि फाइल और फोल्डर कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करते हैं। माउस के एक तो लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू पे जाते हैं। न्यू के बाद हम फोल्डर या फाइल का चयन करते हैं। हर फाइल का एक नाम और एक्सटेंशन होता है, जैसे फोटो, जेपीजी, डाटा, एक्सएलएक्स, नोट्स, टीएक्सटी। यानी हर फाइल का एक नाम होता है और एक्सटेंशन होता है। जैसे नाम तो मान लो फोटो है, उसका एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी। और डाटा तो किसी फाइल का नाम है और उसका एक्सटेंशन है XLX। समझ गए होंगे आप। यानी फाइल फोल्डर बनाने के लिए कौन सी पर क्लिक करना है? राइट क्लिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेस्कटॉप किसका भाग होता है? हार्ड डिस्क, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS वर्ड। तो डेस्कटॉप जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है वो किसका भाग होता है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। डेस्कटॉप किसका भाग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्रारंभ स्क्रीन है। इसमें आइकन दिखते हैं, हमें शॉर्टकट दिखाई देते हैं, फोल्डर दिखाई देता है और रिसाइकल बिन दिखाई देते हैं। अगर डेस्कटॉप को यानी कंप्यूटर को अपडेट नहीं कर रहा है तो हमें ओनली रिसाइकल बिन दिखाई देती है, वरना इसमें हमें आइकन भी दिखाई देते हैं, शॉर्टकट भी दिखाई देते हैं और फोल्डर भी दिखाई देता है। तो डेस्कटॉप किसका भाग होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज एसेसरीज में कौन सा प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटिंग के लिए है? विंडोज एसेसरीज होती है, उनमें कौन सा प्रोग्राम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए काम में आता है?
क्या पेंट आता है, वर्ड पैड आता है, कैलकुलेटर और स्पिनिंग टूल? अब देखो, पेंट तो किस लिए यूज होता है? इमेज को एडिट करने के लिए या ग्राफिक में यूज होता है। कैलकुलेटर का क्या यूज है? कैलकुलेटर का यूज है गणना करना। स्निपिंग टूल क्या होती है? ये स्निपिंग टूल होती है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो कौन सा प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटिंग के लिए है? तो वर्ड के एडिटिंग के लिए होता है वर्ड पैड। ऑप्शन नंबर बी सही है। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है वर्ड पैड। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए कौन सा प्रोग्राम है? वर्ड पैड। अब हम विंडोज एसेसरीज होती है ना, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो होता है नोटपैड। अब नोटपैड और वर्डपैड सेम से ही होते हैं। तो वर्डपैड और नोटपैड दोनों क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखने के काम आते हैं या टेक्स्ट एडिटिंग के काम आते हैं, वर्डपैड और नोटपैड। अब वर्डपैड क्या करता है? देखो, नोटपैड तो टेक्स्ट लिखने के लिए काम में आ रहा है डायरेक्ट। वर्डपैड क्या कर रहा है? फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, यानी स्पेशल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए वर्डपैड का यूज होता है। तो नोटपैड तो हो गया टेक्स्ट लिखने के लिए और वर्डपैड हो गया फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। पेंट का प्रयोग देखो, पेंट चित्र बनाने व एडिट करने के लिए यूज होता है। कैलकुलेटर गणना के लिए होता है। स्निपिंग टूल स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और एक होता है इसका स्टिकी नोट्स, यानी नोट्स को सेव करने के लिए स्टिकी नोट्स का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे, नोटपैड और वर्डपैड तो टेक्स्ट से संबंधित हैं, पेंट चित्र से, कैलकुलेटर गणना से, स्निपिंग टूल स्क्रीनशॉट के लिए और स्टिकी नोट्स नोट्स सेव करने के लिए। एक होता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या काम करता है? स्क्रीन पर जूम करने के लिए मैग्नीफायर का यूज होता है। मैग्नीफायर का क्या यूज है? स्क्रीन पर जूम करने के लिए मैग्नीफायर। और करेक्टर मैप। करेक्टर मैप क्या करता है? विशेष अक्षर और चिन्हों के लिए करेक्टर मैप का यूज होता है। विशेष अक्षर और चिन्ह के लिए करेक्टर मैप का यूज होता है। एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए एक पुराना ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है। फिर एक होती है विंडोज मीडिया प्लेयर, यानी म्यूजिक और वीडियो प्लेयर के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर होती है। यानी इसमें वर्ड पैड और नोटपैड तो टेक्स्ट के लिए, पेंट चित्र के लिए, कैलकुलेटर गणना के लिए, स्निपिंग टूल स्क्रीनशॉट के लिए, स्टिकी नोट्स नोट्स सेव करने के लिए, मैग्नीफायर जूम करने के लिए, करेक्टर मैप विशेष अक्षर और चिन्हों के लिए, और इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ब्राउजर। तो इन विंडोज एसेसरीज आप समझ चुके होंगे। तो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए कौन सा था? वर्डपैड। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन CUI आधारित सिस्टम है? CUI क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा है? विंडोज 10 है, एंड्रॉयड है, उबंटू है या MS DOS है? तो विंडोज 10, एंड्रॉयड और उबंटू ये तो क्या है? GUI आधारित सिस्टम है। और CUI आधारित सिस्टम कौन सा है? MS DOS। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। CUI आधारित सिस्टम कौन सा है? MS DOS। MS DOS कैसा सिस्टम है? CUI आधारित सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंडोज XP, विंडोज 10 किसका उदाहरण है? सेम प्रश्न दोबारा पूछा गया है कि विंडोज XP और विंडोज 10 किसका उदाहरण है? कि उदाहरण वही तो CUI का उदाहरण है या GUI का उदाहरण है? तो विंडोज 10 हमने अभी पढ़ा था, इसका उदाहरण है विंडोज XP और विंडोज 10 GUI का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, MS DOS तो किसका उदाहरण था? CUI का। और विंडोज 10 और विंडोज XP किसका उदाहरण है? GUI का। अब CUI और GUI को हम समझ लेते हैं। पहले CUI, इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसे कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI भी कहते हैं। जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ था ना CLI, देखो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को CLI भी कहते हैं। CLI का अर्थ होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों को याद रखना, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें यूजर कीबोर्ड की सहायता से कमांड को टाइप करता है।
इसमें यूजर क्या करता है, कीबोर्ड की सहायता से कमांड टाइप करता है। यह टेक्स्ट आधारित इंटरफेस होता है। इसमें यूजर कीबोर्ड की सहायता से कमांड टाइप करता है। यह टेक्स्ट आधारित इंटरफेस होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी CUI के उदाहरण देख लो। MS DOS इंपॉर्टेंट है, याद रखना। MS DOS किसका उदाहरण है, CUI का उदाहरण है। आगे वाले दोनों नाम आप याद न रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट और यूनिसेक्स सेल, इनको आप नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो MS DOS को याद रखना है। यानी जब भी CUI का उदाहरण पूछा जाएगा तो MS DOS का आप नाम देखने को मिलेगा। तो CUI को क्या बोलते हैं, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें होता क्या है, इसमें यूजर कीबोर्ड से कमांड टाइप करता है। तो इसका उदाहरण है MS DOS। अब पढ़ते हैं GUI। देखो, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें यूजर क्या करता है, माउस और आइकन के जरिए काम करता है। यानी CUI में तो कीबोर्ड से काम कर रहा था, और GUI में माउस से काम कर रहा है। GUI में माउस जरूरी होता है। यह ग्राफिकल और विजुअल इंटरफेस होता है। वो तो कैसा था, टेक्स्ट आधारित इंटरफेस। ये कैसा है, ग्राफिकल यूजुअल इंटरफेस, क्योंकि इसका नाम ही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। यानी कि माउस जरूरी है, उपयोग में आसान और आकर्षक होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। देखो, इसके उदाहरण है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज के जो है ना, विंडोज 10, विंडोज XP, ये सारे किसके उदाहरण हैं, GUI के उदाहरण हैं। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड भी किसका उदाहरण है, GUI का उदाहरण है। मैकिंटोश, मैक OS किसका उदाहरण है, GUI का उदाहरण है। और लिनक्स, लिनक्स भी किसका उदाहरण है, ये भी GUI का उदाहरण है। देख लो, विंडोज, एंड्रॉइड, मैक OS और लिनक्स सारे किसके उदाहरण हैं, GUI के उदाहरण हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया इनमें से GUI का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आपको उसमें आंसर में MS DOS लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि MS DOS कैसा है, CUI आधारित सिस्टम है। समझ गए होंगे। CUI का अर्थ होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड से कमांड टाइप। GUI में होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस से कमांड टाइप। और CUI का उदाहरण है MS DOS, और इसका उदाहरण है विंडोज, एंड्रॉइड, मैक OS और लिनक्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हमने पढ़ा था कि MS DOS कैसा सिस्टम था, CUI। अब दूसरी भाषा में पढ़ते हैं कि ये सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। एक तो पढ़ा था CUI आधारित, एक पढ़ा था GUI आधारित। अब पढ़ेंगे सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है। तो वही नाम है, MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS सिंगल यूजर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है। नीचे वाला देखो, विंडोज सर्वर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो सर्वर है वो मल्टी यूजर सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी। दोनों क्वेश्चन को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। MS DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर। और विंडोज सर्वर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज सर्वर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर। समझ गए होंगे। अब एक बार पढ़ते हैं इनको। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें केवल एक यूजर कार्य कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर साधन का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी सिंगल यूजर में एक यूजर कार्य करेगा और मल्टी यूजर में कई यूजर कार्य कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इनके उदाहरण हैं। अब देखो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। MS DOS कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तो एंड्रॉइड कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो, विंडोज में विंडोज 7, 8 और 10, यानी विंडोज 7, 8, 10 का होम वर्जन है
उसका इस्तेमाल किसमें होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी ये घरों में यूज होते हैं। तो विंडोज 7, 8 और 10 ये कैसे हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हो गए? एमएस डोस, एंड्रॉइड और विंडोज 7, 8, 10। ये पांचों क्या हैं? ये पांचों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, यानी यूनिक्स और लिनक्स, यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज सर्वर, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये तीनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यानी यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज सर्वर, ये तीनों तो मल्टी यूजर के उदाहरण हैं। और एमएस डोस, एंड्रॉइड और विंडोज 7, 8 और 10 ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये सिंगल यूजर के उदाहरण हैं। और मल्टी यूजर के उदाहरण हैं यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज सर्वर। अब आप CUI, GUI, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, इन चारों प्रकारों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इनका प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है। बड़ी एग्जाम में तो इनका प्रश्न 100% देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, www का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाता है छोटी एग्जामों में, www का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। पहले डब्ल्यू का क्या अर्थ है? वर्ल्ड। दूसरे का अर्थ क्या है? वाइड। तीसरे का अर्थ क्या है? वेब। याद रखना, www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक हमें पता है विंडसरफ को, और इसके साथ एक नाम और आता है, बॉब कान। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसरफ और बॉब कान को कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? विंडसरफ और बॉब कान को कहते हैं। अब हम कुछ बातें जान लेते हैं अच्छी अच्छी। इंटरनेट, इंटरनेट की फुल फॉर्म याद रखो पहले तो। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और इंटरनेट का जनक कौन है? विंडसरफ और बॉब कान। यानी इंटरनेट की फुल फॉर्म तो थी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसके जनक हैं विंडसरफ और बॉब कान। दूसरी बात है www। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक कौन हैं? तो www के आविष्कारक हैं टिम बर्नस ली। 1989 में आविष्कार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो www की फुल फॉर्म पूछी जाएगी या इनके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नस ली। इंटरनेट के जनक तो कौन थे? विंडसरफ। और www के जनक कौन है? टिम बर्नस ली। आगे चलते हैं। इंटरनेट का पहला ब्राउजर, यानी इंटरनेट का पहला ब्राउजर कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद में कौन सा आया? नेक्सस। यानी इंटरनेट का पहला ब्राउजर तो था वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद में कौन सा आया? नेक्सस। ईमेल का आविष्कारक, इंपॉर्टेंट है, ईमेल के आविष्कारक कौन है? रे टॉमिल्सन। कौन है? रे टॉमिल्सन। इंटरनेट के आविष्कारक तो कौन थे? विंडसरफ। www के कौन थे? टिम बर्नस ली। पहला ब्राउजर www, बाद में नेक्सस। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमिल्सन। इंटरनेट पर पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1973 में। इंटरनेट पर पहला ईमेल कब भेजा गया? 1973 में। गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। सारी बातें याद रखना कि गूगल की स्थापना तो हुई 1998 में। इंटरनेट पर पहला ईमेल भेजा गया 1973 में। ईमेल के आविष्कारक थे रे टॉमिल्सन। इंटरनेट का पहला ब्राउजर था www, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके आविष्कारक हैं टिम बर्नस ली। और इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जिसके जनक हैं विंडसरफ और बॉब कान। आगे चलते हैं। अब देखो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम।
सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। एक वेबसाइट कई किन से मिलकर बनती है? एक वेबसाइट कई वेब पेज से मिलकर बनती है। अपलोड का अर्थ क्या है? हम किसी चीज को अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर से इंटरनेट फाइल भेजना, यानी कोई इंटरनेट पर हम फाइल डाल रहे हैं तो वो तो हो गई अपलोड। कोई फाइल को हम डाउनलोड कर रहे हैं यानी हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो हो गई डाउनलोड। याद रखना, अपलोड तो होता है फाइल को भेजना, डाउनलोड का तो होता है फाइल को प्राप्त करना। सर्च इंजन का क्या कार्य है? ये सर्च इंजन होते हैं, उनका कार्य क्या है? हम सर्च करते हैं कुछ भी तो जानकारी खोजते हैं, किस पे सर्च करते हैं? गूगल पे। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। दोबारा देख लो, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है गूगल क्रोम। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। एक वेबसाइट कई वेब पेज से मिलकर बनती है। अपलोड का अर्थ है कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल भेजना। सर्च इंजन का कार्य है जानकारी खोजना, जैसे गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। आगे देखो, एक होता है URL। पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो, URL की इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। होता क्या है URL? किसी वेब पेज का पता होता है। किसी वेब पेज का पता क्या कहलाता है? URL कहलाता है। यानी हम किसी वेबसाइट को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? URL पता होना चाहिए। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? किसी वेब पेज का पता होता है, यानी किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL कहलाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखो दूसरा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? हमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ISP। प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए पहली चीज क्या है? ISP। ISP की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो लोग जो इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी ISP। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या आवश्यक है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा देखो, IP एड्रेस क्या है? इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। IP एड्रेस क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस कहलाती है। IP एड्रेस क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान, यानी नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस कहलाती है। आगे देखो, TCP या IP का पूर्ण रूप। एक तो होता है TCP, एक होता है IP। दोनों एक ही चीज है, इनकी फुल फॉर्म याद रखना। TCP देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे है DNS। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का कार्य क्या है? IP को, यानी IP को डोमेन नेम से जोड़ना। IP को डोमेन नेम से जोड़ने का कार्य किसका है? DNS का है। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो IP को डोमेन नेम से जोड़ने का कार्य है DNS का। एक बार जल्दी से दोबारा देखते हैं। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या होता है? किसी वेब पेज का पता होता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए ISP जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP एड्रेस क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटर की पहचान। और TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS का कार्य क्या है? IP को डोमेन नेम से जोड़ना। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे देखो फायरवॉल। फायरवॉल का क्या कार्य है? बहुत बार पूछा जाता है। फायरवॉल, वॉल यानी दीवार। फायरवॉल क्या करती है? नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करती है। फायरवॉल का क्या कार्य है? नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा देखो कुकीज। एक होता है कुकीज। कुकीज का प्रयोग क्या होता है? यानी ब्राउजर में यूजर डेटा संग्रह के लिए
हम ब्राउजर में कुछ भी जानकारी खोज रहे हैं, उन डेटा को संग्रहित या स्टोर करने का कार्य कौन करती है? कुकीज करती है। यानी हम कुछ भी चीज खोज रहे हैं तो वो सारी कुकीज में जाकर सेव हो जाती है। एक होता है राउटर, ये हम पढ़ चुके हैं। राउटर और मॉडेम क्या करते हैं? ये डेटा को नेटवर्क में मार्ग देना, यानी डेटा को नेटवर्क में जोड़ने का कार्य कौन करता है? राउटर या मॉडेम। ब्लॉग हम पढ़ते हैं ना कई बार, ब्लॉग, उसका ब्लॉग आया है। क्या होता है ब्लॉग? यानी व्यक्तिगत या सामूहिक ऑनलाइन एक लेख होता है जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत या सामूहिक ऑनलाइन लेख। एक होता है क्लाउड स्टोरेज। ये क्लाउड स्टोरेज क्या है? हमने स्टोरेज डिवाइस तो पढ़ ली, लेकिन ये क्लाउड स्टोरेज क्या है? यह है इंटरनेट आधारित डेटा भंडारण, यानी इंटरनेट पर आधारित डेटा का जो स्टोर होता है वो कहलाता है क्लाउड स्टोरेज, यानी इंटरनेट आधारित डेटा स्टोरेज। समझ गए होंगे। देखो, फायरवॉल का कार्य था नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना। कुकीज किस लिए होती है? ब्राउजर में यूजर के डेटा को संग्रहित या स्टोर करने के लिए होती है। राउटर का कार्य है डेटा को नेटवर्क में मार्ग देना। ब्लॉग क्या होते हैं? व्यक्तिगत या सामूहिक ऑनलाइन लेख होते हैं। और क्लाउड स्टोरेज क्या है? इंटरनेट आधारित डेटा भंडारण। आगे पढ़ते हैं। नेट पर फाइल भेजने का प्रोटोकॉल क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेट पर फाइल भेजने का प्रोटोकॉल, देखो FTP क्या होता है? FTP क्या होता है? FTP नेट पर फाइल भेजने का प्रोटोकॉल होता है FTP। FTP की फुल फॉर्म याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल भेजने का प्रोटोकॉल होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा, पीडीएफ का पूर्ण रूप बहुत बार पूछा है। पीडीएफ जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वाईफाई का पूर्ण रूप, ये भी अच्छा है। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फाइडेलिटी। और HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTTPS, ऊपर तो था HTTP जिसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें S और लग गया। इस S का अर्थ क्या होता है? सिक्योर। S का होता है सिक्योर। ये हमने क्लास बनाई उससे पहले आज या कल की एग्जाम हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया कि इस S का अर्थ क्या होता है। तो इसका S का अर्थ होता है सिक्योर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। नेट पर फाइल भेजने का प्रोटोकॉल होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। एस का अर्थ क्या होता है? सिक्योर। फायरवॉल का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। कुकीज क्या करती है? डेटा स्टोर करती है। राउटर का कार्य है नेटवर्क को मार्ग देना। ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन लेख है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? इंटरनेट आधारित डेटा भंडारण है। अब आप बहुत सारी चीज समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। एक होता है बुकमार्क। ये बुकमार्क भी आपने नाम देखा होगा, आपके मोबाइल में आता है बुकमार्क। क्या होता है बुकमार्क? तो जो ब्राउजर में हम कोई भी लिंक को हम जब सेव करना चाहते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? बुकमार्क के अंदर। यानी ब्राउजर हम कुछ भी चीज या कोई भी वेबसाइट खोल के रखते हैं, हम उस वेबसाइट या वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? बुकमार्क पे सेव होता है। तो बुकमार्क का अर्थ क्या हो गया? ब्राउजर में लिंक सेव करना। एक होता है स्पैम। इस स्पैम का अर्थ क्या है? स्पैम का अर्थ होता है अनचाहा ईमेल, यानी जिस ईमेल को हम नहीं चाह रहे वो कहलाता है स्पैम। उसमें आता रखा है स्पैम ईमेल, यानी अनचाहा ईमेल, यानी हमें जरूरत नहीं है लेकिन वो ऐड के लिए अपने आप ही ईमेल आते रहते हैं, वो कहलाते हैं स्पैम। आगे देखो, एक होता है फिशिंग। इस फिशिंग का अर्थ क्या होता है? नकली वेबसाइट से निजी जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिशिंग का अर्थ क्या है? नकली वेबसाइट बनाकर निजी जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है।
अब ईमेल में एक होता है बीसीसी। बीसीसी का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म मान लो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में दो चीजें होती है, एक तो होती है सीसी, एक होती है बीसीसी। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कैप्चा का प्रयोग होता है, हमें कोई भी चीज निकालने से पहले कैप्चा का प्रयोग करना पड़ता है। ये कैप्चा क्या होता है, मानव और रोबोट की पहचान में, यानी आप मानव हो या रोबोट हो, इसके लिए हमें कैप्चा भरना होता है। तो क्या क्या पढ़े हमने, बुकमार्क का अर्थ था ब्राउजर में लिंक सेव करना, स्पैम का अर्थ है अनचाहा ईमेल, फिशिंग का अर्थ है नकली वेबसाइट से निजी जानकारी चुराना, बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और कैप्चा का प्रयोग होता है मानव और बोर्ड की पहचान में। अब देखो, विंडसरफ और बॉब कानन ने मिलकर टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया, जो आज भी इंटरनेट की मूल संरचना है। टीसीपी आईपी ये दो प्रोटोकॉल हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। यानी टीसीपी और आईपी इंटरनेट की मूल संरचना है। इनका आविष्कार किसने किया था, विंडसरफ और बॉब कान ने। तभी इंटरनेट का जनक किसको कहते हैं, विंडसरफ और बॉब कान को। इन्होंने टीसीपी और आईपी की रचना की, जो इंटरनेट की मूल संरचना है। आगे चलते हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज सीख चुके हैं। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो इंटरनेट का आधार कौन सी तकनीक है। हमने अभी पढ़ा है इंटरनेट का आधार कौन सी तकनीक है, टीसीपी या आईपी। मूल संरचना थी ना, टीसीपी या आईपी इंटरनेट का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के साथ भेजी गई फाइल को क्या कहते हैं। ईमेल के साथ हम कोई फाइल भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अटैचमेंट। यानी ईमेल के साथ भेजी गई फाइल को क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी वेबसाइट केवल जानकारी देने के लिए होती है। तो हम कोई भी जानकारी चाहिए तो हम विकिपीडिया पे लेते हैं। ये जीमेल तो क्या है, ईमेल की सेवा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या है, ये दोनों अपन की शॉपिंग वेबसाइट है। तो कौन सी वेबसाइट केवल जानकारी देने के लिए होती है, विकिपीडिया। ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रश्न आ गया, कुकीज का प्रयोग किस में होता है। तो कुकीज का प्रयोग होता है इंटरनेट में यूजर की जानकारी संग्रह करने में। कुकीज का प्रयोग किस में होता है, इंटरनेट में यूजर की जानकारी संग्रह करने में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पेज का अस्थायी लिंक क्या कहलाता है। किसी वेब पेज का अस्थायी जो लिंक होता है या वेब पेज का पता होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूआरएल। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या कहलाता है, यूआरएल। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है। अब देखो, लेन देन के लिए तो एचटीटीपी हो सकता है, लेकिन इसने कहा है सुरक्षित लेन देन के लिए। तो इस जो एस का अर्थ था वो क्या था, सिक्योर। एस का क्या अर्थ था, सिक्योर। तो इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, HTTPS। ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह इंटरनेट पर सुरक्षित लेन देन के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, फिशिंग क्या है। हमने अभी पढ़ा था फिशिंग क्या है, धोखाधड़ी द्वारा फाइल या जानकारी चुराना। धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। पीडीएफ का पूरा नाम हमें पता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 24 है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। हमने अभी पढ़ा था फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज क्या था, हमने पढ़ा है इंटरनेट आधारित डाटा स्टोरेज क्या कहलाता है, क्लाउड स्टोरेज। अब देखो स्पैम का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पैम ये क्या होता है, अवांछित मेल होता है। स्पैम क्या होता है, अवांछित मेल। नेक्स्ट 27 का क्वेश्चन है, डीएनएस का कार्य क्या है। डीएनएस यानी डोमेन नेम
सिस्टम, ये करता है आईपी को डोमेन नेम से जोड़ना। डीएनएस का कार्य क्या है? आईपी को डोमेन नेम से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी इंटरनेट यानी एक्सेस करने यानी नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? राउटर का। राउटर क्या करता है? नेटवर्क को मार्ग प्रदान करता है। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राउटर। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? सीसी का हमने पढ़ा था कार्बन कॉपी। सीसी का क्या अर्थ है? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 30, एक वेबसाइट को पहचानने वाला नाम क्या होता है? तो एक वेबसाइट को पहचानने वाला नाम क्या होता है? वो होता है डोमेन नेम। एक वेबसाइट को पहचानने वाला नेम डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेब पेज को सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हमने पढ़ा है वेब पेज को सेव करने के लिए बुकमार्क का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? हम पढ़ चुके हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए। देखो हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं होता, हाई नहीं, क्या होता है? हाइपर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33 है, आईपी एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है कंप्यूटर की पहचान के लिए। आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है कंप्यूटर की पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरनेट सेवा प्रदाता को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता को कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का पता कहलाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट का पता कहलाता है यूआरएल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, गूगल क्रोम क्या है? हमें पता है गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग की ऐप कौन सी है? यानी वीडियो कॉलिंग के लिए लोकप्रिय ऐप कौन सी है? तो हमें पता है जूम। जूम एक एप्लीकेशन है जिसमें हम वीडियो कॉल या वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। तो कौन सी है? जूम। अब देखो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एस का होता है सिक्योर। तो ये क्या करता है? वेब के पेज ट्रांसफर की विधि है। इसमें नाम आ रहा है देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? वेब पेज को ट्रांसफर करने की विधि है। HTTP क्या है? वेब पेज को ट्रांसफर करने की विधि है। एक होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया। एक होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम वेबसाइट की यूनिक पहचान होती है, जैसे google.com। यानी डोमेन नेम क्या होती है? वेबसाइट की यूनिक पहचान होती है, जैसे google.com। सर्च इंजन खोज यंत्र जानकारी खोजने का माध्यम है, जैसे गूगल। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। एक होते हैं ब्राउजर। ब्राउजर क्या होते हैं? वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर, जैसे क्रोम। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। याद रखना देखो ब्राउजर कौन से हैं, जैसे यूसी ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे क्या हैं? ब्राउजर। सर्च इंजन क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। डोमेन नेम क्या करता है? वेबसाइट की यूनिक पहचान होती है। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HTTP, वेब पेज ट्रांसफर की विधि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? हम सबको पता है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक। फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ये सारी क्या है? सोशल नेटवर्क साइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 39, वेबसाइट का समूह क्या कहलाता है? वेबसाइट का समूह कहलाता है www। वेबसाइटों का समूह है www, वर्ल्ड वाइड वेब
कहलाता है, यानी इंटरनेट वेबसाइट का समूह है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ब्राउजर नहीं है? देखो, ओपेरा मिनी तो क्या है, एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स भी क्या है, ब्राउजर है। एज भी क्या है, ब्राउजर है। ये जो एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी क्या है, एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यूआरएल में डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? यूआरएल होता है, इसमें डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? तो डॉट कॉम का मतलब है कंपनी। यूआरएल में डॉट कॉम का मतलब होता है कंपनी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की स्पीड किसमें मापी जाती है? यानी इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो हम मापते हैं एमबीपीएस। इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर की स्पीड एमबीपीएस में मापते हैं। आगे चलते हैं। याहू क्या है? याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे ही याहू भी क्या है, एक सर्च इंजन है। देखो, सर्च इंजन जानकारी खोजने के लिए गूगल, याहू और बीइंग, ये तीनों ही क्या है, सर्च इंजन है। गूगल, बीइंग और याहू, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही सर्च इंजन है। गूगल, याहू और बीइंग, तीनों ही क्या है, सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? हमने शुरू में पढ़ा है, डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किया टिम बर्नर्स ली। किसने किया है? टिम बर्नर्स ली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए हम वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ये सारे क्या हैं, ये सारे ब्राउजर हैं। आप सर्च इंजन और ब्राउजर समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? यानी भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995। इंटरनेट पढ़ते हैं। देखो, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है ताकि वे जानकारी का आदान प्रदान कर सकें। यह है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यानी इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट के उपयोग क्या होते हैं? इंटरनेट के उपयोग की बात करते हैं। सूचना खोजने के लिए, सूचना खोजने के लिए हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू। संचार के लिए, संचार के लिए जीमेल, व्हाट्सएप, जूम, ये संचार के साधन है, जैसे इनसे हम किसी से बात कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए, शॉपिंग वेबसाइट कौन सी है? अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये क्या है? शॉपिंग वेबसाइट है। शिक्षा के लिए, जैसे बायजूस हो गया, यूट्यूब हो गया, हम भी पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है, एक इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये शिक्षा के लिए। सोशल मीडिया के लिए, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या हैं, सोशल मीडिया साइट हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? यह भी हम पढ़ चुके हैं। ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमिल्सन ने। किसने किया था? रे टॉमिल्सन ने किया था। देखो, विंडसरफ तो कौन था? इंटरनेट का आविष्कार किया विंडसरफ ने। टिम बर्नर्स ली, डब्ल्यू का आविष्कार किया टिम बर्नर्स ली। यह है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमिल्सन ने किया था। अब हम थोड़ा ईमेल के बारे में जानते हैं। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह है एक डिजिटल विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था
इंटरनेट के माध्यम से संदेश, फाइल, चित्र आदि को किसी अन्य व्यक्ति या ईमेल पते पर भेज सकती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या संस्था इंटरनेट के माध्यम से संदेश, फाइल, चित्र आदि किसी अन्य व्यक्ति या ईमेल पते पर भेज सकती है। रे टॉमिल्सन ने 1971 में पहला ईमेल भेजा। रे टॉमिल्सन ने 1971 में पहला ईमेल भेजा, किसके माध्यम से? अर्पानेट के माध्यम से। रे टॉमिल्सन ने 1971 में अपना पहला ईमेल अर्पानेट के माध्यम से भेजा। अब ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए एक तो ईमेल आईडी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फिर हम ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए देखो, ईमेल भेजने के लिए SMTP इंपॉर्टेंट है। ईमेल भेजने के लिए है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। यानी ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP का प्रयोग होता है। दोनों को याद रखना। ईमेल भेजने के लिए तो है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्राप्त करने के लिए है POP3 या IMAP। दोनों याद रखना। भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्राप्त करने के लिए POP3 IMAP का प्रयोग। आगे चलते हैं। आगे देखो, जीमेल। जीमेल एक ईमेल सेवा प्रदाता है। जीमेल क्या है? एक ईमेल सेवा प्रदाता है। ईमेल में @ का प्रयोग होता है। ईमेल में @ का प्रयोग होता है। ईमेल की अटैचमेंट जो फाइल होती है उसकी सीमा आमतौर पर 25 MB होती है। यानी ईमेल की अटैचमेंट सीमा कितनी होती है? 25 MB। ईमेल का मुख्य भाग होता है, एक तो टू होता है, किसको भेज रहे हैं, एक सब्जेक्ट होता है बीच में, एक होती है बॉडी। ईमेल के मुख्य भाग कौन से होते हैं? एक तो टू यानी किसको भेज रहे हैं उसका पता आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा किस सब्जेक्ट भेज रहे हैं, फिर बॉडी यानी फिर उसका संदेश आ जाएगा। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। ईमेल के जो एड्रेस होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक तो उसमें यूजर नेम होता है, एक उसमें डोमेन नेम होता है। यानी ईमेल का एड्रेस होता है उसमें एक तो यूजर नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। डोमेन तो कैसे हो गया? gmail.com, ये तो डोमेन नेम हो गया। एक यूजर का नेम होता है जैसे s@gmail.com। तो ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, एक यूजर नेम, एक डोमेन नेम। अब देखो, एक तो होती है CC और BCC, दोनों का उपयोग कॉपी भेजने में होता है। तो हम ईमेल भेजते हैं तो एक तो होता है CC, एक होता है BCC। ये CC तो होता है कार्बन कॉपी और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। स्पैम मेल अवांछित होते हैं। यानी स्पैम क्या कहते हैं? अवांछित मेल सिग्नेचर ईमेल के अंत में जोड़ा जाता है। जीमेल की स्थापना गूगल ने की थी। ड्राफ्ट वे ईमेल होते हैं, ड्राफ्ट में वे ईमेल होते हैं जो अभी भेजे नहीं गए। यानी हम किसी को सेव कर लेते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं। सब्जेक्ट में ईमेल का शीर्षक आता है। देखो, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी गुप्त रूप से कोई कॉपी भेजते हैं तो वो BCC होती है। देखो, गुप्त रूप से कोई कॉपी भेज रहे हैं वो तो होती है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जीमेल, याहू और नॉर्मल कॉपी भेजते हैं वो क्या होती है? कार्बन कॉपी। और गुप्त रूप से भेजते हैं वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जीमेल, याहू, आउटलुक ये क्या है? ईमेल सेवा प्रदाता हैं। यानी ये कोई सर्च इंजन या ब्राउजर नहीं है। देखो, जीमेल, याहू और आउटलुक ये तीनों ईमेल सेवा प्रदाता है। याहू हमने सर्च इंजन भी पढ़ा था, वो याहू सर्च इंजन होता है, एक याहू में ये भी होता है। तो जीमेल, याहू, आउटलुक आदि ईमेल सेवा प्रदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? हमें पता था। ईमेल प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है तो POP3 या IMAP। तो ऑप्शन नंबर बी, POP3। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? POP3। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SMTP। ऑप्शन नंबर बी, SMTP। ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है
देखो जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम तो एक सोशल साइट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हॉटमेल ईमेल की सेवा की स्थापना किसने की थी? एक होती है हॉटमेल ईमेल सेवा, उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी सबीर भाटिया ने। हॉटमेल ईमेल की स्थापना किसने की थी? सबीर भाटिया ने की थी। देखो एमसीआई मेल, विश्व की पहली सार्वजनिक ईमेल सेवा कौन सी थी? एमसीआई मेल, जो 1983 में शुरू हुई थी। एमसीआई मेल विश्व की पहली सार्वजनिक ईमेल सेवा थी, जो 1983 में शुरू हुई थी। 1996 में हॉटमेल लॉन्च हुआ। ये हॉटमेल ईमेल सेवा 1996 में सबीर भाटिया के द्वारा लॉन्च हुई थी। पहली वेब आधारित फ्री ईमेल सेवा थी। हॉटमेल सेवा को फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ले लिया था। 2004 में जीमेल शुरू हुआ गूगल के द्वारा। देखो एमसीआई मेल विश्व की पहली सार्वजनिक ईमेल सेवा थी, जो 1983 में शुरू हुई थी। हॉटमेल 1996 में सबीर भाटिया के द्वारा लॉन्च हुई। बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और जीमेल 2004 में स्टार्ट हुआ गूगल के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न पूछा गया है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस का क्या कार्य होता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का कार्य होता है। तो डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डोमेन नाम को आईपी में बदलना। अब देखते हैं। देखो डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की फुल फॉर्म तो होती है डोमेन नेम सिस्टम। जब आप किसी वेबसाइट का नाम ब्राउजर में टाइप करते हैं तो डीएनएस सर्वर उसे कंप्यूटर की समझ में आने वाले आईपी पते में बदलता है। यानी आप किसी वेबसाइट का नाम ब्राउजर में लिखते हैं तो डीएनएस सर्वर उसे कंप्यूटर की समझ में आने वाले आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस के 4 प्रकार हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला है रिकर्सिव डीएनएस रिसोल्वर, यूजर की ओर से डीएनएस जानकारी खोजता है। दूसरा देखो रूट नेम सर्वर, डीएनएस का सबसे पहला स्तर कौन सा कहलाता है? रूट नेम सर्वर। रूट यानी जड़ होती है वैसे भी, तो डीएनएस का सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? रूट नेम सर्वर। तीसरा देखो टीएलडी नेम सर्वर, इसको थोड़ा याद रखना। टीएलडी नेम सर्वर क्या होता है? डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट इन जैसे डोमेन को संभालता है। कौन सा सर्वर संभालता है? टीएलडी नेम सर्वर। और लास्ट होता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, यह अंतिम आईपी एड्रेस प्रदान करता है। आपको तो याद रखना है डीएनएस का मुख्य कार्य डोमेन नेम को आईपी में बदलना। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये देखो इधर चित्र में डोमेन नेम दे रखे हैं ना, ये किस लिए यूज होते हैं? तो देखो एक होता है डॉट कॉम, पहले प्रश्न भी आया था। डॉट कॉम किस लिए होता है? यह कॉमर्शियल यानी व्यवसायिक या कंपनी के लिए यूज होता है। किसी वेबसाइट के आगे डॉट कॉम लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यवसायिक है या कॉमर्शियल है या किसी कंपनी का नाम है। डॉट ORG लिखा हुआ है यानी ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन है। ORG का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, डॉट कॉम का अर्थ होता है कॉमर्शियल या कंपनी, डॉट नेट का अर्थ होता है नेटवर्क, सरल है। AEDU ये पूछते हैं कई बार, EDU का तो होता है ये एजुकेशन शिक्षा के लिए होता है। GOV ये तो गवर्नमेंट के लिए होता ही है। इन इंडिया के लिए होता है। MIL मिलिट्री, ये अमेरिकी सेना के लिए MIL का यूज होता है। तो समझ गए होंगे। देखो इन तो इंडिया के लिए, मिलिट्री अमेरिका सेना के लिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए, एजुकेशन शिक्षा के लिए, नेट नेटवर्क, ये याद रखना। ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट कॉम कंपनी या कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है इंटरनेट सर्फिंग किसे कहते हैं? तो इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज करना इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट पर ब्राउज करना इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट सर्फिंग का अर्थ है इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट, पेज या जानकारियों को ब्राउज करना। ब्राउज करने का होता है देखना। इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट, पेज या जानकारियों को देखना ही इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइडर का मुख्य कार्य क्या होता है। एक होता है स्पाइडर। स्पाइडर का मुख्य कार्य क्या होता है? ये वेबसाइट को स्कैन करता है और डेटा इंडेक्स करना। तो स्पाइडर का मुख्य कार्य क्या है? वेबसाइट को स्कैन करना और डेटा इंडेक्स करना। आगे चलते हैं। देखो, स्पाइडर एक सर्च इंजन प्रोग्राम है। स्पाइडर एक स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब पेजों को सिस्टमेटिकली ब्राउज करता है और सर्च इंजन होते हैं ना, गूगल, बिंग को उन वेब पेजों की जानकारी उपलब्ध कराता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंटरनेट पर फाइल खोजने वाला पहला टूल कौन सा था? ठीक ठाक क्वेश्चन है। इंटरनेट पर फाइल खोजने वाला पहला टूल कौन सा था? तो वो था आर्ची। एक नाम सुना होगा आपने, आर्ची। तो इंटरनेट पर फाइल खोजने का पहला टूल कौन सा था? आर्ची था। देखो, आर्ची को 1990 में एलन इमस्टेग ने विकसित किया था। आर्ची को 1990 में एलन इमस्टेग ने विकसित किया था। यह एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वरों से फाइल की सूची खोजने में इस्तेमाल होता था। आर्ची इंटरनेट पर फाइलों को खोजने वाला पहला टूल था। तो आर्ची को 1990 में एलन इमस्टेग ने विकसित किया था। यह है इंटरनेट पर फाइल को खोजने वाला पहला टूल था। एक नाम आता है गोफर। गोफर को 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा विकसित किया गया। गोफर को 1991 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग इंटरनेट पर सूचना ढूंढने, एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह टेक्स्ट आधारित मेन्यू सिस्टम के माध्यम से काम करता है। तो गोफर को किसने विकसित किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए होता है? एक होता है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो ये दूरस्थ यानी दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। याद रखना, टेलनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए होता है? दूरस्थ यानी दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। देखो, टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूजर को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के जरिए दूर स्थित कंप्यूटर पर लॉगिन करने की सुविधा देता है। यह कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI के माध्यम से कार्य करता है। इसे आमतौर पर पोर्ट नंबर 23 से जोड़ा जाता है। तो टेलनेट क्या है? दूरस्थ कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल है। एक होता है यूजनेट। देखो, यूजनेट क्या है? एक नेटवर्क आधारित डिस्कशन यानी डिस्कस करने वाला सिस्टम है जिसमें यूजर्स न्यूज ग्रुप के माध्यम से मैसेज शेयर और पढ़ सकते हैं। तो यूजनेट एक नेटवर्क आधारित डिस्कशन सिस्टम है जिसमें यूजर्स क्या करते हैं? न्यूज ग्रुप के माध्यम से मैसेज शेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? हम पढ़ चुके हैं। H का मतलब हाई नहीं होता है, H का मतलब होता है हाइपर। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका उपयोग वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? HTML का। वेब पेज बनाने के लिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। समझ गए होंगे वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज? HTML का। नेक्स्ट पर्सन है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पढ़ चुके हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होता है। इसमें आ रहा है ट्रांसफर, तो ये क्या करता है? डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। HTTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। याद रखना, HTTP किस पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पर। और HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना।
HTML का प्रयोग तो वेब पेज बनाने में, HTTP का यूज डेटा ट्रांसफर के लिए। दोनों की फुल फॉर्म याद रखना। HTTP का एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है और HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC का उपयोग किस लिए होता है? NIC कार्ड यानी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए NIC का उपयोग होता है। NIC का उपयोग होता है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए। NIC का पूरा नाम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का याद रखना नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह कंप्यूटर में एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। तो NIC कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है, जैसे लेन, इंटरनेट आदि। NIC में एक अस्थायी मैक एड्रेस होता है, यानी NIC में एक मैक एड्रेस भी होता है। NIC के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इथरनेट NIC, दूसरा होता है वायरलेस NIC। देखो इथरनेट NIC तो लेन है जो केबल से जुड़ती है, और वायरलेस है तो ये केबल से नहीं जुड़ती, वाईफाई के जरिए जुड़ती है। याद रह जाएगा, इथरनेट NIC तो केबल से जुड़ती है और वायरलेस वाईफाई के द्वारा जुड़ती है, बिना तार के। आगे चलते हैं। एक होता है WLL, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस इन लोकल लूप। WLL वायरलेस इन लोकल लूप एक वायरलेस टेलीफोन सिस्टम है जिसका उपयोग स्थानीय क्षेत्र या लोकल एरिया में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है, और बिना तार के। कई बार पूछते हैं स्थानीय क्षेत्र में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है WLL वायरलेस इन लोकल लूप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज वाईफाई मानक है? आपको वाईफाई मानक पूछे सामान्य तो वो याद रखना है 802.11 होता है। वाईफाई का सबसे सामान्य मानक कौन सा होता है? 802.11। इसमें सबसे तेज पूछा है तो सबसे तेज होता है 802.11 तो होता ही है, उसके आगे लगता है BE। वाईफाई का सबसे तेज मानक है 802.11 BE। आगे चलते हैं। एक होता है वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स क्या होता है? एक वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक है जो लंबी दूरी तक हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती है। ये खासकर उन जगहों पर काम आती है जहां ब्रॉडबैंड केबल नहीं पहुंच पाती, और इसकी रेंज होती है 30 से 50 किलोमीटर तक, और इसका मानक होता है 802.16। आपको इतना याद रखना है वाईमैक्स क्या है? एक ब्रॉडबैंड तकनीक है जो लंबी दूरी तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या एक्सेस प्रदान करती है। वाईमैक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, गेटवे का एक उदाहरण क्या हो सकता है? हम जानते हैं कि गेटवे क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है। गेटवे क्या करता है? दो विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो गेटवे का उदाहरण क्या हो सकता है? राउटर, हमने पढ़ा था राउटर या मोडेम, दोनों क्या करते हैं? नेटवर्क का मार्ग प्रदान करते हैं। यानी नेटवर्क के लिए क्या जरूरी है? राउटर या मोडेम। तो गेटवे का उदाहरण क्या हो सकता है? राउटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो देखो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN की फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN एक डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क तकनीक है जो वॉइस, वीडियो और डेटा को एक साथ एक ही लाइन पर ट्रांसमिट करने की सुविधा देती है। कई बार पूछते हैं कि ऐसी कौन सी डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क तकनीक है जो वॉइस, वीडियो और डेटा को एक साथ एक ही लाइन पर ट्रांसमिट करने की सुविधा देती है? तो वो होती है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। एक होता है DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL एक इंटरनेट कनेक्शन तकनीक है जो टेलीफोन की मौजूदा लाइन का उपयोग करके तेज गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है।
यह विशेष रूप से छोटे घरों और छोटे ऑफिसों के लिए उपयुक्त है। यानी डीएसएल क्या है? एक इंटरनेट की कनेक्शन तकनीक है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंटरनेट शब्दावली में फ्लेम का क्या अर्थ है? पूछा गया है फ्लेम। इंटरनेट शब्दावली में एक अर्थ होता है फ्लेम। फ्लेम का क्या अर्थ है? तो फ्लेम होता है अपमानजनक संदेश। यानी कोई अपशब्द कहे जाते हैं इंटरनेट पर तो वो फ्लेम कहलाते हैं। यानी कोई अपमानजनक संदेश यानी अपशब्द कहे जाते हैं वो फ्लेम कहलाते हैं। एक होती है पॉपअप विंडो। पॉपअप वह छोटी विंडो होती है जो मुख्य स्क्रीन के ऊपर अचानक से खुलती है और आमतौर पर सूचना देने या विज्ञापन दिखाने के लिए यूज होती है। कई बार हम किसी वेबसाइट पर काम कर रहे होते हैं और अचानक से एक पॉपअप विंडो खुलती है यानी उस पर कोई विज्ञापन आ जाता है, वो क्या कहलाती है? पॉपअप विंडो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक तो होती है निफ्ट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। निफ्ट और आरटीजीएस दोनों ही भारत में डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की सुविधाएं हैं। यानी बैंक में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा होती है। एक तो निफ्ट होती है, एक आरटीजीएस होती है। दोनों की फुल फॉर्म याद रखना। निफ्ट की तो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस की होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरटीजीएस में बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें न्यूनतम राशि होती है 2 लाख। 2 लाख से जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वो आरटीजीएस के थ्रू किए जाते हैं। दोनों की फुल फॉर्म याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, आईटी एक्ट की धारा 66 का संबंध किससे है? आईटी एक्ट की धारा 66 का संबंध है हैकिंग से। आईटी एक्ट की धारा 66 का संबंध किससे है? हैकिंग से है। सूचना तकनीकी अधिनियम जिसे आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। सूचना तकनीकी अधिनियम जिसे आईटी एक्ट 2000 कहते हैं कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। इसमें धारा 66 होती है जो तो हैकिंग से संबंधित है। एक होती है धारा 67, ये किससे संबंधित है? अश्लील सामग्री का प्रसारण। तीनों बातें याद रखना। सूचना तकनीकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। धारा 66 का संबंध हैकिंग से। धारा 67 का संबंध अश्लील सामग्री का प्रसारण। एक होता है ई मित्र। ई मित्र की शुरुआत कब हुई? 2005 में। भारत पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2005 में। भारत पोर्टल को नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ई मित्र और भारत पोर्टल की शुरुआत कब हुई? 2005 में। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई? 2006 से। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई 2006 से। ई मित्र और भारत पोर्टल की शुरुआत हुई 2005 से और आईटी एक्ट लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 से। धारा 66 का संबंध हैकिंग से है। धारा 67 का संबंध अश्लील सामग्री के प्रसारण से है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिजिटल सिग्नेचर किस पर आधारित होता है? इंपॉर्टेंट याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर आधारित होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर आधारित होता है। डिजिटल सिग्नेचर में 2 की होती है, एक तो होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। अब डिजिटल सिग्नेचर में इनक्रिप्ट करने के लिए तो प्राइवेट की का यूज करते हैं और डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का यूज करते हैं। गोपनीय मैसेज इसका उल्टा होता है, इनक्रिप्ट तो करते हैं पब्लिक की से, डिक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की से। आपको तो याद रखना है डिजिटल सिग्नेचर किस पर आधारित होता है? क्रिप्टोग्राफी तकनीक। अब 2 नाम और होते हैं, एक तो होता है जीएसएम, एक होता है सीडीएमए। हमारी सिम होती है ना जीएसएम, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम में सिम कार्ड होता है, सीडीएमए में फोन में ही होता है। जीएसएम की फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सीडीएमए की देखो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम में सिम कार्ड होता है। 66 का क्वेश्चन है, दुनिया का पहला स्मार्टफोन कौन सा था? तो दुनिया का पहला स्मार्टफोन था आईबीएम सिम्पसन। दुनिया का पहला स्मार्टफोन कौन सा था? आईबीएम सिम्पसन। ये फोन प्लस पीडीए था, यानी ये फोन प्लस पीडीए का कॉम्बिनेशन था। यही स्मार्टफोन की पहचान है। यानी पहला फोन पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पहला फोन कौन सा था? पीडीए। कौन सा कंपनी का? आईबीएम सिम्पसन। याद रखना।
इस प्रकार आज हमने कंप्यूटर के इंटरनेट और ईमेल के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने HTML, HTTP जैसे फोरम के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की है। अब आपको लगभग सारे टर्म याद हो गए होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद रखना। HTML क्या होता है, HTTP क्या होता है, URL क्या होता है, सिंगल यूजर सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर सिस्टम क्या है, इन सबको आपको याद रखना है। मैंने इंटरनेट और ईमेल की क्लास में अपना 100% देने का प्रयास किया है। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। हम जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए विचारों के साथ। पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।